आने के बाद तुम माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए दीदी, आपके जाने के बाद इस घर की गायत्री मैं ही बनकर रहूंगी। ऐसे बोलकर नंदिनी ने अपनी बड़ी बहन को गले से लगा लिया। इसी तरह से कल का दिन भी निकल आया और आज गायत्री की शादी थी। सभी रस्मों से गायत्री की शादी हो गई और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। गायत्री की सास उसका गृह प्रवेश करती है। तभी गायत्री कहती है, माँ जी मैं कहाँ पर रहूंगी? देख बहू, अभी तो हमारे पास बस यही छोटा सा एक कमरे का घर है, तो तू भी इसी कमरे में हमारे साथ रहेगी। सिर्फ एक कमरा? हाँ बहू, तेरे ससुर जी अमित और मैं यहाँ आंगन में सो जाया करेंगे। तू और तेरा पति आराम से इस कमरे में रह लेना। गायत्री ने अपनी सास की बात को मान लिया, क्योंकि अभी उसके देवर की भी शादी नहीं हुई थी, तो उस एक कमरे के ससुराल में गायत्री को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगली सुबह गायत्री ने वहीं एक ही कमरे में किसी तरह अपना गैस चूल्हा सेट किया और अपनी पहली रसोई की रस्म की। अरे, इस एक कमरे में खाना बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। कितना धुआं ही धुआं हो गया है। गायत्री को अपनी पहली रसोई में काम करने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। उसे ना चाहते हुए भी उस एक कमरे में रहने के साथ साथ खाना बनाना पड़ता था। ऐसे ही चलते चलते अब 6 महीने बीत चुके थे। गायत्री ने अपने छोटे बेटे अमित के लिए भी एक लड़की ढूंढना अब शुरू कर दिया था। अमित भी ये बात जानता था, तो वो अपनी भाभी के पास आया और बोला, भाभी जी, माँ मेरे लिए लड़की की तलाश कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके जैसी बीवी मिले, जो आपकी तरह संस्कारों और अच्छी हो। सच कहूँ तो भाभी, मैं आपकी छोटी बहन को पसंद करता हूँ। तो क्या आप माँ से इस बारे में बात कर सकती हो? जरूर, अगर मेरी बहन आपकी बहू बनेगी तो मुझे खुशी ही होगी। हाँ, बेफिक्र रहिए देवर जी, मैं आपकी शादी की बात कर लूंगी। गायत्री ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सास को अपने देवर की सारी बातें बताई। मेघा को भी गायत्री की छोटी बहन से कोई परेशानी नहीं थी। वो अपने बेटे की बात पर राजी हो गई और वो गायत्री की छोटी बहन नंदिनी को अपनी छोटी बहू बनाकर घर में ले आई। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा जल्दी से कमरा बता दीजिए। बहू, अभी तो बस हमारे घर में यही एक कमरा है। तुझे अपनी बड़ी बहन के साथ इसी कमरे में गुजारा करना होगा। मैं और तेरे ससुर यहाँ आंगन में रह लेंगे। क्या? अरे नंदू, तुझे मैंने सब कुछ बताया तो था। चल अब अंदर आ जा। नंदनी उदास सी होकर अपनी बहन के साथ चुपचाप एक ही कमरे में आ गई। तू थक गई होगी ना, चल मैं बिस्तर लगा देती हूँ, तू आराम कर लेना। गायत्री ने नंदिनी और अपने लिए जमीन पर ही बिस्तर लगा दिया, जिसके एक तरफ गायत्री और उसका पति लेट गए और दूसरी तरफ नंदिनी और अमित। क्या हुआ नंदिनी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपनी सुहागरात के, लेकिन यहाँ तो। श्श्श, आराम से बोलो नंदिनी, भैया भाभी हमारी बातें सुन लेंगे। सुन लेने दो, ये दोनों तो अपनी सुहागरात को एंजॉय कर चुके हैं ना। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। आप सो जाओ। ऐसे बोलकर अमित सो गया। कुछ देर बाद नंदिनी की भी आंख लग गई। अगली सुबह, छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ, मैं जानती हूँ। जो भी तुझे अच्छा लगे वही हमें बनाकर खिला दे। मेघा के ऐसे बोलने पर नंदिनी अपने कमरे में ही आ गई और उसने खीर पूरियां बनाना शुरू कर दिया। आहा, ऐसे नहीं, इतनी सारी चीनी नहीं डालनी है नंदू। अच्छा। अरे अब तो ये बहुत ही कम है। नंदनी को गायत्री का अपनी पहली रसोई की रस्म में दखलंदाजी करना अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी, अब हम एक कमरे में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर चीज में ही इंटरफेयर करोगी। प्लीज आप मुझे अकेले ही मेरी पहली रसोई की रस्म करने दो, पर प्लीज। अच्छा। गायत्री कमरे से बाहर आ गई और नंदनी ने अपनी पहली रसोई में सभी के लिए खीर पूरियां बना दी। सभी को नंदनी की पहली रसोई का खाना पसंद आया, लेकिन एक कमरा होने की वजह से नंदनी का मन अभी भी ज्यादा खुश नहीं था।
इसी तरह से अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। दोनों ही बहनों को एक कमरे में रहते हुए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। क्या करने जा रही हो दीदी? कुछ नहीं, बस मैं तो ये बिस्तर रखने आई थी। दीदी, इस जगह पर मैं बिस्तर रखूंगी, समझी आप? अरे छोटी, तुझे आखिर हो क्या गया है? हर बात पर बहस करती है। मैं नहीं करती, आप बहस करती हो, समझी आप? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पहले तू अपने बिस्तर रख ले, फिर मैं रख लूंगी। गुड। नंदिनी वहां उस जगह पर अपने बिस्तर रखकर चली गई। रोजाना ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर दोनों बहनों की लड़ाई सी होती रहती थी, कभी चूल्हे के ऊपर तो कभी अलमारी पर, वगैरह वगैरह। गायत्री बड़ी थी, पर उसे अपने ऊपर गुरूर भी नहीं था, इसीलिए वो ही हमेशा पीछे हट जाया करती थी। और नंदिनी को अपने रूप का गुरूर था, इसीलिए वो कभी भी अपनी कमी नहीं मानती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों ने सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों की बराबर में पर्दे डाले हुए थे, और बस ऐसे ही उनका रात का गुजारा हो रहा था। एक दिन गायत्री अपने पति से कहीं जाने की बात कर रही थी। सुनिए, मैंने सुना है कि यहीं पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। हाँ, खुला तो है। तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ खाना चाहोगी? ठीक है, कल घर के काम नंदिनी देख लेगी और हम कल घूमने चलेंगे। गायत्री ये बातें अपने पति से कर रही थी, लेकिन नंदिनी कान लगाकर उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो मुझे कामों में उलझाकर मेरी चालाक बहन घूमने जाना चाहती है। अब देखो बहन, मैं क्या करूंगी। अगली सुबह, अरे नंदिनी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? दीदी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द है और चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तो तुम आराम करो, आज घर के कामों को मैं देख लूंगी। नंदिनी ने ये बस ड्रामे किए थे ताकि गायत्री कहीं घूमने ना जा सके, और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गई। अब गायत्री जब भी कहीं अपने पति के साथ जाने का प्लान बनाती थी तो नंदिनी उसे ऐसे ही बिगाड़ देती थी। कई बार ऐसा हो जाने की वजह से गायत्री को उसके ऊपर शक हुआ और उसने नंदिनी का पर्दाफाश करने का प्लान बनाया। सुनिए जी, चलिए कल तो हम माँ बाबा को लेकर बड़े मंदिर चलते हैं, घर का काम छोटी संभाल लेगी, क्यों, है ना? ऐसे बोलकर गायत्री ने पर्दा हटा दिया और उसने देखा कि नंदिनी कान लगाकर उसकी बातें सुन रही है। आज तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया नंदिनी। रुको, मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में आज सभी को बताती हूँ। गायत्री ने अपने सास ससुर को भी अंदर ही बुला लिया और उसकी आवाज से उन दोनों के पति भी जाग गए। देखिए माँ बाबा, ये हमारी बातों को कान लगाकर सुनती थी। गायत्री ने सभी को पूरी बात बता दी। बहू, ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे इसी वजह से शादी की थी कि तुम मेरी भाभी की बहन हो, तो तुम्हारे अंदर भी इनकी अच्छी बातें होंगी, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी बहू। सभी ने नंदिनी को बहुत डांटा। सबकी बातें सुनकर नंदिनी की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। आप सब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। माँ बाबा, जब तक ये एक कमरे का घर है तब तक ये परेशानी खत्म नहीं होगी। सही कहा, हम जल्द से जल्द अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। तीनों भाई और बाप ने तब ही अपना घर बनाने की ठान ली। उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और अपने नए घर में काम करवाना शुरू कर दिया। नया घर बनने की वजह से अब दोनों बहनों का भी पुराना प्यार लौट आया था और गायत्री अब गर्भवती भी हो चुकी थी। दीदी, आप प्रेग्नेंट हो तो घर के कामों की चिंता आप मत करना, सभी काम मैं संभाल लूंगी। नंदिनी अब अपनी बहन के सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों बाद उनका नया घर भी बनकर तैयार हो गया और उस 3-4 कमरे के घर में जाकर गायत्री ने एक बहुत ही प्यारी लड़की को जन्म दिया और सभी नए घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। अपाहिज बहू के घर आई 3 दुर्गा माँ। आज तो ऑफिस में बहुत थक गया हूँ। अरे, ये रूम की क्या हालत बना रखी है? आजकल आप ऑफिस में काफी स्ट्रेस रहते हैं, मुझे टाइम भी नहीं देते, इसलिए मैंने रूम को डेकोरेट कर लिया है। आपके साथ इस रूम में कैंडल लाइट डिनर करूंगी। ये कहते ही पायल अपने पति को पीछे से गले लगा लेती है। तभी शौर्य उसे बेड पर झटका देता है। अरे पायल, क्या है ये सब चिपका चिपकी? हाँ,
अजीब हरकतें करने लगी हो। अभी कुछ हो जाता तो। मुझे गुस्सा दिला दिया। भूलो मत कि तुम 3 मंथ की प्रेग्नेंट हो। और अचानक से ये टाइम स्पेंड करने का फालतू आइडिया कहाँ से आ गया? जी ये फालतू थोड़ी है, मुझे ऐसे समय में आपका साथ चाहिए, पर आप मुझसे दूर तो रहते हैं। हाँ तो क्या करूं? अभी काम है और तुम अपने और बच्चे का ख्याल रखो। ये फालतू चीज करना बंद करो। शौर्य डेकोरेशन खराब करके कैंडल्स बुझा कर सो जाता है। वहीं अगले दिन दोनों बहुत जल्दी उठकर माता रानी की पूजा करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवेरी, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी, मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे पति हमारे साथ रहें। माता रानी कृपा कर दो। हाँ माता रानी, मेरे पति भी मुझसे पता नहीं क्यों दूर दूर रहते हैं, और कृपा करो माता रानी। हो गई तुम दोनों की पूजा पाठ, अब हमारे पेट पूजा के बारे में भी सोचो। बस काम से बचने के लिए जब देखो दुर्गा माँ के सामने बैठी रहती है। इनके अलावा हमारा है भी कौन? मेरा मतलब माँ जी, हम नाश्ता लाते हैं। फिर दोनों रसोई में नाश्ता बनाती हैं। इतने में पायल फ्रूट्स काटने लगती है तो और अपर्णा हाथ से चाकू ले लेती है। अरे अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? ये काम मैं ही कर लूंगी, आप आराम कीजिए, ऐसे समय में ज्यादा काम नहीं करती। अरे मैं फ्रूट्स ही तो काट रही हूँ और थोड़े कुछ किया है, तो क्या अकेली घर का सारा काम करेगी? नहीं नहीं दीदी, जब मैं आपकी तरह माँ बनूंगी तो मैं भी आराम करूंगी और आप काम करेंगी, है ना? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। आप दोनों यहाँ बातों में लगी हुई हैं। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर भैया और माँ सब इंतजार कर रहे हैं। खाना लाओगी या बातों से पेट भरे हम? बस दीदी ला ही रहे थे। फिर दोनों सबको नाश्ता परोस देती हैं, जिसे सब खाते हैं तो अपर्णा अपने पति राहुल को एक और पराठा परोस देती है। एकदम से राहुल उस पर चिल्ला जाता है। अरे पागल वागल हो क्या? एक बार पूछ नहीं सकती जो अपने आप ही प्लेट में रख दिया? अजी, आपको तो ये पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बिना बोले ही रख दिया। अपना दिमाग कम चलाया करो। सुनिए, वो आज शाम को आपने मुझे वादा किया था कि शॉपिंग पर ले जाएंगे। कोई शॉपिंग वॉपिंग पर नहीं जाना मुझे। तुम्हारी फालतू की चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी आज मैं लेट आऊंगा ऑफिस से। बहू, तू ज्यादा मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ा कर। मेरा छोरा काम कर रहा है तो उसे काम ही करने दे। जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए अपर्णा रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे पायल जाती है। अब तू कहाँ चल दी अपनी देवरानी के आंसू पहुंचने? चुपचाप यहीं बैठ जा, खाना खा। जी माँ जी। घर का माहौल कुछ समय से अजीब ही चल रहा था। सास और ननंद दोनों बहुओं पर हुक्म चलाती थीं। दूसरी तरफ दोनों पत्नियां अपने पति के प्यार और समय के लिए तरस गई थी। दोनों पति का मोह अपनी पत्नियों पर धीरे धीरे कम हो गया था। वो ऑफिस से भी लेट इसलिए आते थे क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ अब कभी डिनर तो कभी घूमना फिरना किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सास अपने पैर दबाते हुए कहती है, सुन पायलिया, दोनों बहू साथ में बाजार जाकर घर का जरूरी सामान ले आओ और सब्जियां हरी लेकर आना। जी माँ जी। अपर्णा आकर सास को जूस पकड़ाती है और लड़खड़ा जाती है। अरे अरे आराम से अपर्णा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी, ठीक तो हूँ, पर कल से ज्यादा ही चक्कर आ रहे हैं बीच बीच में। शायद तुम्हें थोड़ी कमजोरी हो रही होगी। अरे कोई कमजोरी वमजोरी नहीं है, सब बहाने होंगे अभी बाजार न जाने के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाजार चली जाऊंगी, ठीक हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों एक टैक्सी कर लेती हैं। दोनों शॉपिंग करती हैं और बीच रास्ते में अपर्णा बेहोश हो जाती है। पायल फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। सच डॉक्टर? दीदी आपने सुना? अब मैं भी आराम करूंगी आपकी तरह। हाँ छोटी। फिर दोनों घर पहुंचकर खुशखबरी बताती हैं। वाह, अब ये भी गर्भवती है, मतलब अब तुम दोनों मिलकर आराम करोगे। घर का काम तेरी सास और ननंद करेंगी, है न? नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी धीरे धीरे घर का सारा काम। बड़ी भाभी, 10-15 मिनट बाद मुझे कॉफी बनाकर दे देना। जी। दिन गुजरते हैं। देवरानी जेठानी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी और दोनों धीरे धीरे घर का काम करते थे।
इस बात से सास ननद काफी परेशान थी और दोनों बेटों को तो अपनी पत्नियों से कोई मतलब ही नहीं था। मौका मिलते ही अवंतिका दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिसमें अपर्णा को गिरने की वजह से हाथ में चोट लग जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। आह माँ जी, मेरा बच्चा। अपर्णा, हे भगवान, हाथ पर चोट लग गई। कितनी चोट लगी है तुझे? तुम जैसे गरीब और धीरे धीरे काम करने वाली बहुओं को मुझे कोई जरूरत नहीं है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम 7वें महीने में अब कहाँ जाएंगे? और अपर्णा भी तो 4 महीने की गर्भवती है। अच्छा हुआ माँ, आपने इन दोनों को निकाल दिया, दिमाग खराब करके रख दिया था। दोनों पत्नियां गिड़गिड़ाती रहती हैं, पर सब उनसे मुंह फेर लेते हैं। ऐसी हालत में दोनों परेशान होकर भटकते हुए एक जगह बैठ जाती हैं। फिर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है, जहां वो सफाई करके अपना बसेरा बना लेती हैं। दीदी, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे परिवार वालों ने हमें ऐसी हालत में बेघर कर दिया? वो तो शुक्र है कि छत मिल गई, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? माता रानी दया करो। तू चिंता मत कर, माता रानी है ना हमारे साथ। अब वो हमारे और हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगी। कल हम काम ढूंढ लेंगे। फिलहाल सिग्नल पास में है, भीख मांगने